डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट। और इस पार्ट 1 में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे फाइनली उन सभी चीज़ों के समझने के लिए जो हमको कन्फ्यूजन में डाल देती हैं। इवन हम ही कंफ्यूज नहीं होते हैं। 1961 में कून्स भी कंफ्यूज हुए थे। जो हेरोल्ड कून्स को हम बार बार पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे, वो भी कंफ्यूज हुए थे। उन्होंने 1961 में ये कहा था कि जो मैनेजमेंट की अप्रोचेज हैं और जो स्कूल्स हैं वो अल्टीमेटली हमको कंफ्यूज कर देते हैं और ये एक जंगल की तरह लगते हैं जिसमें हम अक्सर खो जाया करते हैं। और कून्स ने जब 1981 में यही स्टेटमेंट जब दोहराया था तो उसको थोड़ा अलग तरीके से दोहराया था। कून्स ने कहा कि जब हम अप्रोचेस को और जो स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट है उनको देखते हैं और उसमें नई चीज़ों को शामिल करते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कंक्लूड वही कर पाते हैं जो किसी एक जंगल में कर लेते हैं कि उसमें नया वेजिटेशन आ गया है, नए तरह के पेड़ पौधे उसमें उग गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी अप्रोचेस को और स्कूल्स को एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हैरोल्ड कून्स जैसे स्कॉलर भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो हमें भी लग सकता है कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होने देंगे। हर चीज़ को आपको बताया जाएगा डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक मन में एक रोड मैप तैयार हो जाना चाहिए कि हमारे जो स्कूल्स हैं, जो बंडल ऑफ थ्योरी जो हैं वो कितने हैं, उनके अंदर कौन कौन सी थ्योरी का बंडल बनाया हुआ है, वो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो यदि हमको ये जो चार्ट है उस इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको चार्ट के थ्रू ये सब चीज़ें बता दी जाएं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो यदि हमें स्कूल का पता है, यदि हमें थ्योरीज का पता है, यदि हमें उनमें जो अप्रोचेज हैं उन वो कौन कौन सी अप्रोचेज का बंडल बनाया हुआ है, उनको ग्रुप किया गया है, तो हमारे लिए स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप में से कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर इनसे जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाते हैं। और जब बात आती है स्पेशलिस्ट की, जर्नलिस्ट में तो ठीक है सब चल ही जाएगा, लेकिन जब बात आती है स्पेशलिस्ट की और यदि आप प्रबंध में किसी पोजीशन के लिए अगर इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो इंटरव्यूअर की अपेक्षा रहती है कि आपको मैनेजमेंट का ज्ञान हो और थोड़ा सा डीप ज्ञान आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ये बात मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ। इन सभी स्कॉलर्स का, अप्रोचेस का, थ्योरीज का और स्कूल्स का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा आप बाद में जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चारों फंक्शंस जब पढ़ेंगे तो इनको अब ग्रुप कर दिया जाएगा। प्लानिंग का अलग ग्रुप है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग ग्रुप है, डायरेक्टिंग का अलग ग्रुप है और जो कंट्रोलिंग है उसका एक अलग ग्रुप है, और जो थोड़े से डिस्ट्रक्टिव टॉपिक्स जो हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आपका सिलेबस भी कुछ इसी तरह से डिज़ाइंड है। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अप्रोचेस जो हैं, जो स्कूल्स जो हैं, उनको हम 3 हिस्सों में बाँट लेते हैं। वो 3 हिस्से हैं द क्लासिकल स्कूल,
क्लासिकल स्कूल मतलब जब शुरू में मैनेजमेंट के लिए जब लोगों ने बोलना शुरू करा, लिखना शुरू करा, मैनेजमेंट को समझने और समझाने की कोशिश करी, ये वो वाला स्कूल है। समझ लीजिए कि पुरातन काल से 1920 तक का जितना भी लिटरेचर है वो उस स्कूल में शामिल कर लिया जाता है, चाहे वो इजिप्शियन, बल्गेरियन या भारतीय, या फिर जो इंग्लिश स्कॉलर्स हैं उनकी बात हो, तो 1920 तक का जो भी लिटरेचर है वो हम इसमें अक्सर शामिल कर लिया करते हैं, पुरातन काल से अब तक का। उसमें हमारे भारत से कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी शामिल है। नियो क्लासिकल आता है 1920 के बाद का हिस्सा, लगभग 1985, 80-85 के लगभग तक का हिस्सा जो है, लगभग 60 साल का जो एक स्लॉट है वो इसमें शामिल कर लिया जाता है, जिसको हम दूसरे रूप में ह्यूमन रिसोर्स स्कूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ह्यूमन रिलेशंस की बात की जाएगी। और 1924 और 1932 के बीच में ये जो 12 साल का जो पीरियड रहा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का, 8 साल का जो पीरियड रहा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का, तो ये भी शामिल कर लिया जाता है। और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की वजह से ही इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि जो ह्यूमन रिलेशन जो एस्पेक्ट है, या इसको अगर हम जोड़ के देखें गिलब्रेथ और गिलब्रेथ के एंगल से, तो ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट और गिलब्रेथ एंड गिलब्रेथ का जो कंट्रीब्यूशन, इन सबको जोड़कर देखा जाए तो फिर ह्यूमन रिसोर्स स्कूल हमको ध्यान में आता है। उसके बाद तक का उसके बाद और अब तक का जो समय है वो मॉडर्न स्कूल में शामिल किया जाता है, जब मैनेजमेंट में इकोनॉमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स की बात की गई, सिस्टम अप्रोच आई, और सिस्टम अप्रोच के साथ में अब जबकि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, तो मार्केटिंग ट्रेंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आ रही है, तो ऐसे केस में जो मैनेजमेंट का स्वरूप है वो बदलता ही जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम 1990 के बाद से अब तक हम मॉडर्न स्कूल में शामिल कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है उसमें भारी भरकम मैथमेटिकल फार्मूलाज का उपयोग किया जाता है, शेड्यूलिंग की बात की जाती है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम ऑपरेशन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब हाईली फॉर्मुलेटेड हो गई है, मैथमेटिकल हो गई है। तो हमने इन तीनों अप्रोचेस को अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से समझने की कोशिश की है। तो हम सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास हमको मिलता है क्लासिकल स्कूल में, जब हम बात कर रहे हैं टेलर की, मैक्स वेबर की और फेयोल की। उसके बाद हम बात करेंगे गिलब्रेथ की, गैंट की, और एल्टन मेयो की, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न स्कूल की, सिस्टम अप्रोच और ये सभी जो इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उनकी। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक क्लासिफिकेशन जो है वो ध्यान में रखना है। यदि ये क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा तो बहुत इजीली आप ध्यान रख पाएंगे इन अप्रोचेस को, और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको बेसिक अप्रोचेस, बेसिक प्रिजम्पशन जो हैं वो अगर याद रह गई, समझ में आ गई आपके, तो इनको याद करने में कोई ख़ास कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आज केवल इंट्रोडक्टरी नेचर है क्लासिकल स्कूल का, जिसमें हम 3 अप्रोचेस को शामिल करते हैं। अप्रोचेस का बंडल बना स्कूल, और स्कूल को हमने अलग अलग फेजेस में बांट दिया, जैसा कि पीछे की स्लाइड में आपने देखा था। उनको 3 स्कूल थे, अब हम जो स्कूल्स हैं उनको अप्रोचेस में बांट रहे हैं।
तो उसकी 3 अप्रोचेज़ हमारे सामने आ रही हैं। वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि टेलर का योगदान, जिसको हम पढ़ चुके हैं। फिर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, फेयोल का योगदान, जिसको भी हम पढ़ चुके हैं। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और जो ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है, यानी कि अप्रोच गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड अप्रोच गिवन बाय मैक्स वेबर, ये दोनों मिलती जुलती हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच में ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो जाएगी, तो ये मैक्स वेबर का योगदान हो जाएगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच को अगर हम देखेंगे, तो ये थोड़ी सी ओवरलैप करती हुई हमको पता चलती है। तो यहाँ पे जो फेयोल और मैक्स वेबर हैं, ये मिलते जुलते हैं, तो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, जो हमें ये बता देंगे कि ये कौन सी अप्रोचेज है। ब्यूरोक्रेसी है तो ऑर्गेनाइजेशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है तो हमको पता चल जाएगा कि ये फेयोल की अप्रोच है। तो अब इन अप्रोचेस को हम मोटे तौर पर स्टडी करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इन अप्रोचेस को किन किन ने सपोर्ट किया है, उन स्कॉलर्स का नाम और इनका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड, और इनकी जो मेजर जो फाइंडिंग्स थी, जो मेजर कंट्रीब्यूशन थे, अलोंग विद देयर लिमिटेशन, सीमाओं के साथ में कि उनकी सीमाएं क्या रही। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, जबकि साइंटिफिक अप्रोच में डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। आज के केस में फिजिबिलिटी है डिसेंट्रलाइज करने की। तो ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच का जो अस्तित्व है वो ख़त्म ही हो जाए, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हमने ले लिया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो मेथड्स स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडीज़ हैं, वो हमने ले ली हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हमने ले लिया है। तो हमने मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट की जो बेहतर चीज़ें हैं उनको ग्रुप कर दिया है अब। तो इस तरह से यदि हम पढ़ेंगे तो हमको ना स्कूल्स में कंफ्यूजन होगा, ना ही उनकी अप्रोचेस में कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में चार्ट आपको मिलेंगे। उन चार्ट को यदि आप याद रख पाएंगे तो बहुत इजी होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आज का ये जो डिस्कशन है वो इंट्रोडक्टरी नेचर है। आप अपना माइंड मेकअप करिए, बुक में एक बार देखिए कि इन सब चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से है और आपको किस तरह से ये याद करने में सहायता प्रदान करेंगे। थैंक यू।